हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 3 के पेपर CC6 राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट 1 इस पेपर से एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वह है रूस में राजतंत्र का उदय, या फिर इस तरह से भी पूछ सकता है कि रूस का राजतंत्र के रूप में उदय। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलो तो इसको शुरू करते हैं। 17वीं सदी में जिन देशों में निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना हुई थी उसमें रूस भी उल्लेखनीय है। आधुनिक काल की पूर्व संध्या पर रूस का राज्य एक सुदृढ़ केंद्रीय शक्ति से रहित था और वह आंतरिक सामंती संघर्षों, डेनमार्क, नॉर्वे द्वारा रूस पर आक्रमणों एवं तातारों की विजय के कारण एक कमज़ोर एवं प्रभावहीन राज्य था। 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की जो लहरें पश्चिमी यूरोप में नई चेतना प्रवाहित कर रही थी, रूस उन परिवर्तनों से अछूता रहा। उसका यूरोप के देशों में कोई संबंध न था। वह लंबे समय तक पिछड़ा हुआ राज्य था, किंतु 16वीं सदी के आरंभ में इवान महान, जिनका काल है 1492 से 1505, ने रूस की यथास्थिति को समाप्त किया। उसने सर्वप्रथम तातार प्रभुत्व का अंत किया एवं रूस में मस्कोवी निरंकुश साम्राज्य की स्थापना की। उसने उत्तर पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार किया। तातारों के निष्कासन के पश्चात इवान महान ने पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ रूसी संपर्क बढ़ाने की कोशिश की। इवान बाइजेंटाइन की राजकुमारी सोफिया से विवाह कर बाइजेंटाइन शाही परंपरा का भी उत्तराधिकारी बन गया। उसने ही पहल जार की उपाधि धारण की, जिसका रूसी भाषा में अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ताधारी स्वतंत्र शासक। इवान महान के पश्चात इवान भयंकर, जिसका काल है 1505 से 1584, ने जार शाही की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि के साथ ही रूसी सीमा का भी विस्तार किया। उसके दीर्घकालीन तथा योग्य शासन के परिणाम स्वरूप रूस में सुसंगठित, केंद्रित एवं निरंकुश जारशाही की स्थापना हो गई। देश में निरंकुश व सार्वभौम जारशाही की स्थापना के उद्देश्य से उसने पुराने सरदारों की शक्ति को नियंत्रित किया। राजकृपा पर आधारित नए सामंत वर्ग और नई राजकीय अदालतों की स्थापना की। इसी प्रकार उसने चर्च पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से उसे कस्तुनतुनिया के नियंत्रण से मुक्त किया। उसने आंतरिक शासन में कृषि योग्य भूमि के विस्तार एवं बंदोबस्त की नीति अपनाई। भद्रवर्ग ने, जो कृषि के विस्तार के साथ साथ धनी होता जा रहा था, स्वभावतः ही राजतंत्र का साथ दिया। उसने रूसी सभ्यता के विकास के लिए यूरोपीय राष्ट्रों से सहयोग की नीति अपनाई। उसने रूस और इंग्लैंड के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से 1555 में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। उसने भी अपने पूर्वाधिकारी की भांति साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए साइबेरिया में उपनिवेश स्थापित किए। उसने तातारों को पराजित कर कजान पर अधिकार कर लिया। कुल मिलाकर इवान भयंकर के नेतृत्व में रूस एक आधुनिक एवं राष्ट्रीय राज्य के रूप में आगे बढ़ा। इवान भयंकर की मृत्यु 1584 के पश्चात रूस में 1613 ईस्वी तक का जो काल है वह गृह युद्ध एवं अराजकता का रहा। 1613 ईस्वी में इस दुर्व्यवस्था का अंत करने के उद्देश्य से रूसी सामंतों ने परस्पर सहमति से
16 वर्षीय माइकल रोमानोव को जार के पद पर नियुक्त किया। इस वंश का शासन रूसी क्रांति तक चलता रहा। कौन जानता था कि इसी वंश के संस्थापक का पौत्र केवल 75 वर्षों बाद अब तक उपेक्षित रूस को आधुनिक, शक्तिशाली एवं निरंकुश राज्य बनाने जा रहा था। पीटर महान का शासनकाल 1682 से 1725 रूस के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इतिहासकार हेजन के शब्द में पीटर की गणना विश्व इतिहास के अत्यधिक कर्मठ और शक्तिशाली शासकों में है। पीटर महान, चतुर, दूरदर्शी किंतु निरंकुश सम्राट था। पीटर रूस को एक बड़ी शक्ति बनाना चाहता था। पीटर का कहना था कि पश्चिम के साथ स्वतंत्रतापूर्वक और सरलता से मिलने जुलने के लिए यह आवश्यक है कि रूस कहीं एक खिड़की खोले, तभी उसमें बाहर से प्रकाश आ सकेगा। अर्थात रूस के पास यूरोपीय समुद्रों में स्थित एक ऐसा बंदरगाह होना चाहिए जो पूरे वर्ष जहाज़ों के उपयोग में आ सके। इसलिए पीटर की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य रूस के लिए पश्चिम की ओर खुली खिड़की या समुद्र तट प्राप्त करना था। इसके लिए पीटर को स्वीडन के शासक चार्ल्स द्वादश के साथ लगभग 21 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। यहाँ यह स्मरणीय है कि पीटर को जब तोपें बनाने के लिए धातु की कमी का सामना करना पड़ा तो उसने गिरजाघरों के घंटों को पिघलवाने का आदेश दे दिया। अंत में रूस ने स्वीडन को परास्त कर निस्ताद की संधि जो 1721 में हुई थी की। इसके द्वारा उसे बाल्टिक सागर में खुली खिड़की प्राप्त हुई। इस संधि से बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे के कुछ प्रांत, जिसमें लिथुआनिया, एस्टोनिया, एग्रिया और करेलिया थे, स्वीडन से रूस को मिल गए। इस संधि के कारण उत्तरी यूरोप की प्रधानता स्वीडन के हाथ से निकलकर रूस के हाथों में आ गई। इसी वर्ष पीटर महान ने रूस के सम्राट की भी उपाधि धारण की। 1697 में पीटर पश्चिमी यूरोप की यात्रा पर गया। इस यात्रा में उसे तुर्की के विरुद्ध यूरोप में प्रमुख राज्यों, ईसाई राज्यों से सहायता प्राप्त करना था। यात्रा का असर जबरदस्त हुआ, क्योंकि पीटर इस इरादे को मन में घर कर रूस लौटा कि वह अपने देश को पश्चिम प्रणाली के अनुरूप ढालेगा। सदियों से बाकी दुनिया से कटा मस्कवी राज्य अपने द्वार यूरोप के लिए खोल देने की तैयारी में खड़ा था। इस यात्रा में पीटर ने अनुभव किया कि पश्चिमी यूरोप रूस से कहीं ज़्यादा समृद्ध, शिक्षित और शक्तिशाली था। पीटर ने स्वदेश लौटकर दकियानुसी विचारों एवं प्रथाओं का खंडन किया। उसने समाज में सभ्य आचार व्यवहार पर जोर दिया। स्त्रियों को प्रेरित किया कि वे पर्दा छोड़कर पाश्चात्य वेशभूषा में बाहर आएं। बड़े बड़े सामंतों को यूरोपीय सभ्यता सिखाई गई। उसने अपने दरबारियों को लंबा रूसी चोगा पहनना बंद करने और छोटे यूरोपीय वस्त्र पहनने एवं दाढ़ी साफ करने का हुक्म दिया। जो लोग दाढ़ी रखना चाहते थे उन्हें कर देने के लिए विवश किया। परंतु देश में इन सब सुधारों का आरंभ में विरोध हुआ, क्योंकि रूस के लोग स्वभाव से पुरातनपंथी और धार्मिक अंधविश्वासों से जकड़े हुए थे। यही कारण है कि पीटर के सुधार रूस के पिछड़ेपन को पूरी तरह से दूर नहीं कर पाए। फिर भी समाज को खुली हवा में झोंके का एहसास हुआ। कुल मिलाकर यूरोप के लिए रूस के द्वार खोल देने के प्रभाव वृत्तात्मक रहे।
पश्चिम में पीटर को प्रभावित किया। जार का प्रभाव रूस पर पड़ा और आधुनिकीकृत और उभरते रूस का प्रभाव यूरोप पर पड़ा। धर्म के क्षेत्र में जार पीटर की नीति दृढ़ थी। रूसी चर्च का लोगों पर अत्यधिक प्रभाव था, जिसे पीटर संदेह की दृष्टि से देखता था। अतः 1700 ईस्वी में जब रूसी धर्माध्यक्ष की मृत्यु हो गई तो उसने इस पद को थोड़े समय बाद समाप्त कर दिया। राज्य की धर्मसभा ही पीटर के संरक्षण में धर्म का सब कार्य करने लगी। इस प्रकार वह रूसी चर्च का प्रधान बन गया और रूसी चर्च जारशाही का मुख्य आधार बन गया। पीटर ने रूस में यूरोपीय शिक्षा पद्धति को लागू किया। नगरों में स्कूल खोले गए, इंजीनियरिंग और चिकित्सा विद्यालयों की स्थापना की गई और फ्रेंच शिक्षा का माध्यम बनी। पीटर के द्वारा एक विज्ञान अकादमी की स्थापना के लिए 1724 में निर्देश दिए गए थे, जिन्हें उसकी मृत्यु के बाद पूरा किया गया। उसके शासनकाल में ही सर्वप्रथम रूसी समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ और सार्वजनिक थिएटर खोले गए। देश में यूरोपीय पंचांग लागू किया गया। पीटर रूस का पहला शासक था जिसने आर्थिक क्षेत्र में एक संगठित नीति अपनाई। उसने कृषि का महत्व समझा और उसे प्रोत्साहित किया। रूस में उद्योग एवं व्यवसाय बिल्कुल पिछड़ी हालात में थे। उसके प्रोत्साहन से उद्योगों का विकास हुआ। लोहे के विशाल कारखाने स्थापित किए गए, जहाजी बेड़े तैयार किए गए। सरकारी आदेश द्वारा हजारों किसानों को काम करने के लिए कारखानों में भेजा गया। कुशल कारीगरों की कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से कारीगर बुलाए गए। कई यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक संधियां भी की गई। पश्चिम के प्रति उसके मोह के कारण मॉस्को उसे बहुत कटा हुआ लगता था। पश्चिम से दूरी कम करने के लिए उसने बाल्टिक तट पर पूर्णतया पश्चिम ढंग से राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग बसाई, जिसे आजकल लेनिनग्राद कहते हैं। वह लुई चतुर्दश के शासन तंत्र से बहुत प्रभावित था। फ्रांस की तरह वह स्वेच्छाचारी निरंकुश तंत्र व रूस में भी स्थापित करना चाहता था। उसने रूसी सामंतों की पार्लियामेंट ड्यूमा समाप्त कर दी। किसी तरह का कोई प्रतिनिधि सभा नहीं रह गई। पुराने सामंतों पर उसे विश्वास नहीं था। उसने नए सामंत पैदा किए। स्वामी भक्त लोगों को प्रोत्साहन दिया गया। ये नए सामंत रूस के प्रारंभिक मध्यम वर्ग सिद्ध हुए। इन्हें लोगों की मदद से पीटर रूस को विभिन्न प्रांतों में बांटकर शासन करता था। पीटर ने नियमित सेना की स्थापना की और उसे समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की। किसानों के हुष्ट-पुष्ट लड़के रूस की स्थायी सेना में भर्ती किए जाने लगे। सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था की गई। जर्मनी का अनुसरण करके उसने सेना एवं नौसेना में वृद्धि की। उसे नए अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित किया और नए ढंग से शिक्षा दी। सैनिकों और अफसरों को यही शिक्षा दी जाती थी कि राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति पर्यायवाची है। इस तरह पीटर के तीनों उद्देश्य, प्रथम एक तंत्र की स्थापना, द्वितीय पाश्चात्यकरण और तृतीय पश्चिम तथा दक्षिण में विस्तार, लगभग पूर्ण हुए। पीटर ने रूस में निरंकुशता की स्थापना की, क्योंकि रूस को संगठित करने और आधुनिक बनाने के लिए विघटनकारी तथा रूढ़िवादी शक्तियों का दमन आवश्यक था। पीटर को आधुनिक रूस का जन्मदाता कहा जाता है। पीटर के सुधारों तथा युद्धों में प्राप्त विजयों के कारण ही
रूस को एक सशक्त यूरोपीय राज्य के रूप में मान्यता मिल पाई थी। इतिहासकार हेज ने लिखा है, रूस के सैन्यवादी शासन का निर्माण, रूसी चर्च की स्वतंत्रता व सत्ता का अंत, रूसी समाज का कायाकल्प, रूसी रहन सहन, व्यवहार और परंपराओं का यूरोपीयकरण, सुदृढ़ निरंकुश जारशाही की स्थापना, साम्राज्यवादी विस्तार इत्यादि कार्यों का श्रेय पीटर महान को ही प्राप्त है। अमेरिका का 1981 ईस्वी का उच्चतम साहित्यिक पुरस्कार पुलिट्जर जीतने वाली लेखिका रॉबर्ट मैसी की मान्यता है कि सम्राट ने 17वीं सदी के अंत में रूस के जीवन में सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक क्रांति ला दी। ज्ञान के लिए उसकी अमिट प्यास, उसकी धमाचौकड़ी और रंगरलियाँ उन्मुख ऊर्जा तथा उल्लास में अद्भुत जीवंतता है। तभी तो पीटर इस धरती के सबसे बड़े देश पर अपनी अमिट छाप छोड़ सका। किंतु निरंकुश राजतंत्र की स्थापना के बाद भी पीटर के आंतरिक सुधार उतने सफल नहीं हुए जितना उसे आशा थी। इसके अतिरिक्त प्रशासन में फैले हुए भ्रष्टाचार को रोकने में भी पीटर सफल नहीं हुआ। रूस में दास प्रथा जोरों पर थी और पीटर द्वारा लाए गए सुधारों से करों का बोझ, ज़्यादा बोझ दासों पर पड़ रहा था। पीटर ने दासों की स्थिति के सुधार के लिए कुछ नहीं किया। जो भी हो, सन 1725 ईस्वी के जनवरी माह में जब पीटर का देहांत हुआ, तब तक रूस व यूरोप के बीच संबंध का एक नया अध्याय जुड़ गया था। अब रूस एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बन चुका था। यह सब पीटर की निरंकुशता के कारण संभव हो पाया। यद्यपि 18वीं सदी में यूरोप में निरंकुश राजतंत्र कमज़ोर पड़ रहे थे। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। आपको प्रश्न के रूप में हमने पहले भी बताया कि यूरोप में निरंकुश राजतंत्रों के उदय के अंतर्गत रूस में राजतंत्र के उदय पर प्रकाश डालें या रूस के राजतंत्र के विकास पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो आपको ये उत्तर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।